दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस पार्ट नंबर 5 पर। आपको पिछले पार्ट देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि स्टेम सेल क्या होती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, अडल्ट सेल किसे कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट सेल क्या होती है। तो अपन जानते हैं कि स्टेम सेल क्या होती है। एक ऐसी कोशिका जो अविभेदित होती है, मतलब टूटने के बाद भी वह जुड़ सकती है। कुल मिलाकर ये हो गया, जिसे टूटा ही नहीं जा सकता, तोड़ा ही नहीं जा सकता है, तथा जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, स्टेम सेल कहलाती है। क्या है सर जी? जैसे एक अपने पास कोई कोशिका है, उसमें विभाजन की क्षमता हो और उसी तरह की कोशिका बनाने की क्षमता हो। इससे विभाजन हुआ, तोड़ दिए तो अपने को इसी तरह की दूसरी कोशिका बनाकर दे देगी, वह स्टेम सेल कहलाएगी। ठीक है, इन्हें क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है कि किसकी क्या क्षमता होती है। पहला भाग टोटीपोटेंट सेल, दूसरा भाग प्लूरीपोटेंट सेल। पहला भाग टोटीपोटेंट सेल क्या होता है भैया? टोटीपोटेंट सेल क्या होता है? पहली बात, टोटीपोटेंट सेल क्या होती है? ऐसी स्टेम सेल जो पूरे जीव का निर्माण कर सकती है। हमारे शरीर से कोई एक कोशिका निकाली जाए और इसी कोशिका से हमारा पूरा शरीर बन जाए, उसे अपन क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे? टोटीपोटेंट कोशिका है वो। यह कोशिका टोटीपोटेंट कोशिका है। जो कोशिका अपने से निकलकर इसका विभाजन करके तोड़कर दूसरी नई पूरा शरीर ही बना दे। एग्जाम्पल के लिए, पौधे की सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती है। जैसे हम एक गुलाब का पौधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पूरा एक पौधा है अपने पास, ध्यान से समझिएगा, एक पूरा गुलाब का पौधा है, ठीक है। इससे अपन इसकी एक डाली तोड़कर अपन जमीन पर गाड़ दिए, एक डाली तोड़कर जमीन पे गाड़ दिए, तो ये कोशिका हो गई। जो अपन कोशिका को नीचे जमीन पर गाड़े हैं, उसी कोशिका से हमें फिर से दोबारा गुलाब का पौधा मिल जाएगा। तो यह जो कोशिका कहलाएगी, क्या कहलाएगी? टोटीपोटेंट कोशिका कहलाएगी। समझ में आ रही बात? समझ में आनी चाहिए बात कि टोटीपोटेंट कोशिका क्या कहलाती है। किसी भी शरीर में जब भी भ्रूण में 256 कोशिका तक की अवस्था टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती है। जब हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 6 होती है, 6 से 8 होती है, इसी तरह जब 256 तक पहुंचती है, तब तक की सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं कि प्लूरीपोटेंट कोशिका क्या होती है। प्लूरीपोटेंट कोशिका क्या होती है? ऐसी स्टेम सेल जो पूरे शरीर का तो नहीं बल्कि किसी अंग का निर्माण कर सकती है। ध्यान से समझिएगा कि प्लूरीपोटेंट कोशिका क्या होती है। पूरे शरीर का निर्माण तो यह नहीं कर सकती, साफ साफ मना कर दी है कि मैं पूरे शरीर का निर्माण नहीं कर सकती हूं, लेकिन क्या कहता है कि यह एक अंग का निर्माण जरूर कर सकती है। यह कोशिका कहती है कि अगर मैं हाथ की कोशिका हूं, हाथ की कोई कोशिका हूं, तो मैं पूरी की पूरा शरीर तो नहीं दे सकती, लेकिन एक हाथ बनाकर नया दे सकती हूँ। एक हाथ बनाकर नया दे सकती हूँ, तो वह कोशिका कैसी कोशिका कहलाएगी? प्लूरीपोटेंट कोशिका। वर्तमान में स्टेम सेल की इन्हीं तकनीक को कोशिकाओं का उपयोग करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। किसका? प्लूरीपोटेंट की कोशिका का निर्माण किया जा रहा है। बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्लूरीपोटेंट कोशिका है, उसे वैज्ञानिकों ने टोटीपोटेंट कोशिका का बनाने की पूरी तकनीक को विकसित कर लिया है। मतलब पहले जो कोशिका थी, हाथ थी, वह हाथ बनाकर ही दे सकती थी, लेकिन ऐसी तकनीकी का निर्माण हो गया है कि यह प्लूरीपोटेंट कोशिका भी पूरे के पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मतलब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने प्लूरीपोटेंट कोशिका को टोटीपोटेंट कोशिका में बदलने की क्षमता को विकसित कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टेम सेल का निर्माण की उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब कैसे इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ब्लास्टोसिस स्टेम सेल क्या होती है? वर्गीकरण अपन को करना है स्टेम सेल का, तो ब्लास्टोसिस स्टेम सेल क्या होती है? वह स्टेम सेल कोशिकाएं जो जाइगोट के निर्माण के पश्चात 256 कोशिका, जब तक 256 कोशिका होगी तो वह टोटीपोटेंट कोशिका ही कहलाएगी।
मतलब जाइगोट के निर्माण के पश्चात जब 256 कोशिका तक प्राप्त होती है तो उसे टोटिपोटेंट प्रकार की कोशिका कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस स्टेम सेल भी कहा जाता है। इसे ब्लास्टोसिस स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भ्रूण स्टेम सेल। भ्रूण स्टेम सेल, यह स्टेम सेल गर्भनाल में मिलती है। गर्भनाल में मिलती है। यह एक प्रकार की प्लूरिपोटेंट कोशिका होती है। प्लूरिपोटेंट कोशिका कैसी होती है? अगर आपके पास पैर की कोशिका है तो वह पैर ही बना सकती है, वह कोशिका प्लूरिपोटेंट कोशिका कहलाएगी। इन्हीं को संरक्षित करने के लिए वर्तमान में स्टेम सेल बैंक बनाए गए हैं। जैसे चेन्नई, नोएडा, गुड़गांव, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में इन स्टेम सेल को रखने की व्यवस्था की गई है कि हम इसी से किसी, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि अगर भ्रूण सेल से अपन स्टेम सेल को सुरक्षित कर लिए, ठीक है, अब क्या है कि प्लूरिपोटेंट से अपन टोटिपोटेंट में तो आ गए, मतलब एक कोशिका से अपन पूरे शरीर का निर्माण कर लेंगे। भ्रूण सेल से जो स्टेम सेल निकल रही है, जिसे अपन नारा कहते थे पुराने जमाने में, जब बच्चा होता था तो नारा काट के बाहर कर दिया जाता था। अब उस नारे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक बनाए गए हैं। उस बैंक को जमा कर दिया जाता है, बैंक में उसे जमा कर लिया जाता है। उस सेल से मान लेते हैं कि शरीर में कभी कोई अंग खराब हो गया, जैसे लीवर खराब हो गया तो लीवर भविष्य में लीवर बनाया जा सकता है, फिर उसी शरीर में प्रवेश करा दिया जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, क्या है अडल्ट स्टेम सेल? अडल्ट स्टेम सेल क्या होता है, अब जानेंगे कि अडल्ट स्टेम सेल क्या होता है। यह स्टेम सेल पूर्ण विकसित जीव में मिलता है। ऐसी स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट, मतलब एक कोशिका एक अंग का निर्माण कर सकती है। प्रकृति की होती है प्लूरिपोटेंट कोशिका की प्रकृति की होती है कौन? अडल्ट स्टेम सेल। यह पूर्ण विकसित शरीर में मिलती है। वर्तमान में यकृत में इसे खोजा गया है और इसे किडनी, हृदय, अस्थि मज्जा में अभी खोजा जाना बाकी है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अडल्ट स्टेम सेल क्या होती है। यह पूर्ण विकसित शरीर में मिलती है और प्लूरिपोटेंट प्रकार की होती है। चलिए इसके बाद इंडक्ट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। वैज्ञानिकों ने पाया है कि स्टेम सेल की जो कोशिका है में मिलने वाले गुण के लिए कुछ जीन जिम्मेदार होते हैं, जिनके कारण वह अविभेदित होती है। मतलब तोड़ने के बाद भी वह दूसरी बन जाती है, अविभेदित होती है। यह वह जीन किसी सामान्य कोशिका में प्रवेशित कराए जाएं तो उसे कोशिका में भी स्टेम सेल के गुण आ जाते हैं। ऐसी कोशिका iPS सेल कहलाती है। मतलब कहना क्या चाहता है, इसका मतलब यह है कि कोई कोशिका है, उसके अंदर जो जीन होता है, जीन जिम्मेदार होता है अंगों के निर्माण के लिए। अगर इस जीन को निकालकर किसी कोशिका में प्रवेशित करा दिया जाए तो जिस अंग का जीन निकाला गया है वह कोशिका उसी अंग का निर्माण कर सकती है। समझ में आई बात? फिर से समझिएगा कि ये जो जीन है इस कोशिका के अंदर, इस जीन को निकालकर किसी दूसरी नई कोशिका में प्रवेशित करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है मतलब जो अंग है, उसी अंग का निर्माण दूसरी कोशिका, मतलब ये वाला अंग बन जाएगा, दूसरा अंग बन जाएगा। समझ में आ गई हो बात? तो ठीक है, नहीं तो इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इससे क्या लाभ है अपने को? स्टेम सेल तकनीकी से अपने को क्या लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। इस तकनीकी की सहायता से किसी मानव के लिए नए अंगों का निर्माण हो सकता है, किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर अपन जो भ्रूण में मिलता है, भ्रूण में कोई स्टेम सेल मिलता है, मैंने बताया कि उसके लिए बैंक का निर्माण कराया गया है। तो बैंक में रख दिया गया। मान लेते हैं 25 साल बाद उसका हृदय खराब हो गया, या हाथ का कोई अंग खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, या पैर खराब हो गया, या हृदय, लीवर, कुछ भी उसे कह सकते हैं, किडनी आदि का निर्माण कराया जा सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी मानव के लिए नए अंगों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे यकृत, किडनी, हाथ, पैर इत्यादि किसी का भी निर्माण कराया जा सकता है। इस तकनीक के सहायता से दिव्यांगजनों के अंगों का निर्माण कराया जा सकता है। वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है। चलिए, भारत में स्टेम सेल तकनीकी को 2016-17 में कार्य योजना में आई थी। भारत में स्टेम सेल तकनीक के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कार्य करता है। इसके द्वारा स्टेम सेल तकनीकी के लिए कुछ नीतियां बनाई गई हैं। कौन सी नीतियां बनाई गई हैं? किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। स्टेम सेल के लिए कौन कौन कार्य करता है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद।
कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, नीतियां के बारे में जानते हैं कि स्टेम सेल के लिए कौन सी नीतियां बनाई गई है। अंतिम में हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा और आपको बताना पड़ेगा कि किसे क्या कहते हैं। स्टेम सेल तकनीकी में मानवीय और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा, यह कहता है इसका नियम। मानवीय और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर आदमी, कहने का मतलब क्या है, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर आदमी का जो लीवर है, एक लीवर हृदय में एक हृदय खराब हो गया है, एक साइड का उसका बल्ब खराब हो गया है, ठीक है, दूसरा बल्ब खराब होने की स्थिति में नहीं है, साफ्ट है, सही है, फिर भी दूसरा लीवर बना के लगा दिया जाए। इस तरह की नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह उसने कहा है। किसने? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा कहा गया है। अगला क्या है? स्टेम सेल तकनीकी समस्त हितधारकों के द्वारा सम्मिलित होगी, मतलब सभी के लिए बराबर रूप से जो नियम बनाए गए हैं तो वह सभी के लिए लागू होंगे। अगला है, भारत की स्टेम सेल तकनीकी पेटेंट कानून का पूर्ण पालन करेगी। पेटेंट कानून क्या होता है? पेटेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जैसे भारत में सबसे पहले मान लेते हैं दर्द की गोली का निर्माण किया, ना रूस में है, ना चाइना में है, ना अमेरिका में है, ना इटली में है, सबसे पहले दर्द की गोली का निर्माण भारत ने किया। तो इसका पेटेंट, गोली का पेटेंट किसके पास है? भारत के पास। समझ में आई बात कि पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है आपको बता दिया गया कि पेटेंट क्या होता है। चलिए, जीन एडिटिंग के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।